हेलो स्टूडेंट। अब हम 11th का थोड़ा सा मैं सिलेबस छोड़ते हुए 10वीं की तरफ फिर से रुक किया है। मैंने केवल 10वीं में अभी ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे नंबर का चैप्टर बहुपद पढ़ाया है केवल। तो अब कुछ चैप्टर मैं 10th के पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि अभी उनका फरवरी में एग्जाम है और अब कुछ दिन तक 10th की क्लासें ही चलेंगी। तो आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है मैंने। तीसरा चैप्टर आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये क्या होते हैं, जैसे यहां से इसके डेफिनेशन से बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब एक चर वाला भी रैखिक हो सकता है, एक सीधी रेखा बनाने वाला। तो हमें पहले क्या क्या चीज है इसमें, एक तो रैखिक समीकरण ये क्या होता है, फिर दो चर वाले कौन से होते हैं, और युग्म तो एक पेयर होता है बस। तो अब पहले अपन बात करेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण की डेफिनेशन, रैखिक समीकरण, अपन रैखिक समीकरण किसे कहेंगे भाई, ऐसा समीकरण जो एक सरल रेखा का निर्माण करे वो रैखिक समीकरण होता है। तो ऐसे कौन से समीकरण होते हैं जो सरल रेखा का निर्माण करें, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0। मैंने ऐसा एक जनरल समीकरण लिख दिया, इक्वेशन है, कोई भी इसको कह सकता है। क्योंकि समीकरण किसे कहते हैं, पहले ऐसा रैखिक समीकरण से पहले भी मैं आपको एक डेफिनेशन, समीकरण क्या होता है, जब कोई दो स्टेटमेंट आपस में बराबर दे रखे। स्टेटमेंट मतलब कथन, कोई बात, दो चीजें आपस में बराबर दी हुई हैं, वही समीकरण होता है। समीकरण की डेफिनेशन केवल बस इतनी है। जैसे x प्लस 5 ये इक्वल 0, दो बातें दे रखे एक दूसरे के बराबर हैं, इसको समीकरण कहते हैं पहली बात। तो अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले, वो अलग अलग बातें। ये इसमें एक चर है केवल, मतलब वेरिएबल केवल एक है, सिंगल x। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर x प्लस वाई बराबर 7, ऐसा कुछ हो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 13, ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, बात मैं कह रहा हूं कि रैखिक समीकरण, एक तो एक चर, दो चर, तीन चर। चर का मतलब वेरिएबल, जितने वेरिएबल हो जाएंगे उतना समीकरण बन जाएगा। अब बात आती है रैखिक की, तो जरा देखें x प्लस वाई, एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x बराबर -5। तो आप देखें यहां एक ग्राफ बना है, ग्राफ बनाएंगे तो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। x बराबर -5, ये मूल बिंदु होता है 0। इस मूल बिंदु 0 से हमें x बराबर -5 की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5। ग्राफ में देखेंगे आपने बड़े बड़े कॉलम बने रहते हैं, बॉक्स, उसमें में अपन इधर चलेंगे तो माइनस है, इधर चलेंगे तो प्लस है। तो x बराबर 5 पर एक पॉइंट निर्धारित होगा, ये -5। तो आप कहोगे तो पॉइंट ही है, इससे रेखा कहां बनी, पर इस पॉइंट पर जो सीधी रेखा आएगी ऐसे, ये दरअसल x बराबर -5 का एक समीकरण होगा। देखो एक सीधी रेखा बन रही है कि नहीं बन रही। तो आपको लगा सर यहां पे अपन सीधी रेखा कैसे खींच सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पूरी रेखा पर x का मान हमेशा -5 होगा। यहां ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट की बात करें तो x का मान -5, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, -5 ही होगा। यहां कई पॉइंट है, यहां भी x का मान -5 होगा। हाँ, ये नहीं कि ना y का मान कुछ होगा, यहां y का मान कुछ भी हो सकता है। y बराबर, क्योंकि y भी है, y भी तो चल रहे हैं अपन ऊपर की तरफ, y बराबर 2 3, वो अलग बात है। यहां केवल इतना दिया हुआ है कि x बराबर -5, x का मान -5 होना चाहिए, बाकी का मुझे नहीं पता।
y 0 है, 2 है, 6 है, 5 है, इससे कोई लेना देना नहीं। x का मान -5 होना चाहिए। तो इस पूरी रेखा पर x का मान -5 है। तो केवल इतनी सी बात ने एक रेखा का निर्माण कर दिया। तो ये जो समीकरण बना एक रैखिक समीकरण है। अब जरा देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये एक चर वाला था, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहां दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये रैखिक कैसे, इस बात को तो सिद्ध करें, तो इसका भी एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ उसमें तब बनेगा जब पहले इसको हल करें, x प्लस वाई बराबर 7। तो x y के कुछ मान रखो जो x और y बराबर 7 हो जाए, ऐसे कुछ मान रखो मिलके। कैसे रखें, ऐसा एक बॉक्स बनाए, यहां पे x है, यहां y है, दो मान रख लेते हैं, बहुत है, दो से ही बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी दो मान आपको जो सब समझ में आ जाए, कोई भी दो मान रख लो जिनसे x और y 7 हो जाए। तो आपके लिए 1 और 6 रखें तो भी 7 है, 2 और 5 रखें तो भी 7 है, 4 और 3 रखें तो भी 7 है, 6 और 1 रखें तब भी 7 है। कुछ भी रख सकते हैं, पर हमें क्या रखना चाहिए कायदे से, वो समझना है आपको। तो एक बार हम माने x 0 है तो y का मान 7 होगा भाई। एक बार ऐसे मान लें कि y 0 है तो x का मान 7 हो जाएगा। दोनों स्थिति में दोनों टोटल, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, हमें तो 7 बनाना है। तो हर स्थिति में हमें दो ही मान निकालने, केवल x 0 y 7 हो गया, y 0 रख दिया, x 7 हो गया, ठीक है। इससे ग्राफ कैसे बनेगा आप देखो, इसका एक ग्राफ बना है। तो x बराबर 0, तो x तो यार है, y बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आ गया। अब देखें x बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगा। y बराबर 0, y कहीं चलेंगे नहीं तो यही पॉइंट होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। अपन को दो पॉइंट मिल जाएंगे, जहां भी दो पॉइंट मिल जाएंगे इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। ये आपको स्केल से काम करना है, ऐसे ये स्केल से मिला दिया, जैसे इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे ये डेफिनेटली सीधी रेखा बनेगी। और ये चूंकि एक रेखा का निर्माण कर रहा है समीकरण, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। तो जो रैखिक समीकरण की डेफिनेशन पता चली, वो हमें ये पता चली कि समीकरण रैखिक कब होता है, क्यों हम उसको रैखिक कहते हैं। तो कोई भी ऐसे वेरिएबल में दे रखा है मान, वो हमेशा एक रेखा का निर्माण करेगा जब उसको ग्राफ खींचेंगे। ऐसे ये तीन चर वाला है, इसका भी देखेंगे तो मान तीन चर x y z, ये 3D में बनेगा, कोई रेखा बनेगी एक, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में दो चर तक का ही है, तो हम यहीं तक देखेंगे। तो हमने अभी सीखा आपको कि क्या चीज सीखी है, इसको मिटा देते हैं, तीन चर वाला, ये जरूरी भी नहीं है। एक चर वाला हमारे उसमें है नहीं, मैंने आपको बताया एक चर से भी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तो एक समीकरण है, यदि ऐसा ही एक और मिल जाए तो वो ही हो जाता है समीकरण युग्म, दोनों का पेयर। तो जो x प्लस वाई बराबर जो 7 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म इजाद कर ली, क्योंकि हमें y बराबर पता नहीं है क्या होगा एक्चुअल में, 7 है 5 है 10 है क्या है। हमने इसको भी इधर ले लिया और बराबर 0। अब मुझे पता चल गया इधर तो 0 है कंफर्म, इधर क्या है, तो उसके लिए एक व्यापक रूप हमने इजाद किया, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अगला टॉपिक ये समझें, मैं इसको उतारता हूं। अब देखें
रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब हम रैखिक समीकरण को कैसे व्यक्त करेंगे। पहली चीज तो मैंने बताया x प्लस वाई ऐसे रूप में होगा, तो डेफिनेटली बात एक x होगा, एक y होगा और एक कोई न्यूमेरिकल पार्ट होगा, नंबर। तो हम बस वही चीज मान रहे हैं, तो ax1 a1x b1y c1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 होगा। क्योंकि हम युग्म की बात कर रहे हैं तो समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दूसरा क्या रूप होगा, a2x b2y c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण होगा। ये दो समीकरण हमें इस प्रकार से दिए हुए आएंगे। अब यह a1 b1 c1 ये क्या चीज है, तो a1 मतलब x का गुणांक, a1 व a2, 1 और 2 क्यों नाम दिया है, क्योंकि पहला समीकरण है तो a1 b1 c1, दूसरा समीकरण है तो a2 b2 c2, ऐसा नाम दे दिया। इनका मतलब क्या है, a1 a2 ये हैं दोनों x के गुणांक। गुणांक तो समझ लो, जो अंक गुणा हो रहा है वो गुणांक है, तो इस x के साथ में जरूर कोई ना कोई नंबर होगा कहीं ना कहीं, 2x 3x 5x, मान लो कोई भी नहीं है तो एक का तो गुणा सब में होता ही है, तो वो एक कहलाएगा। ठीक है, ये a1 और a2 x के गुणांक है, b1 और b2 क्या है, b1 व b2 ये y के गुणांक है भाई, ये y के गुणांक है b1 b2। और c1 c2 क्या है, c1 व c2 ये आपके अचर पद है। अचर पद, जो अचर राशि है, संख्या कोई दे रखी है, वो आपकी c1 और c2। मैं पहले आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं इसका। यदि आपको चीज बेसिक सारी चीज समझ आ जाएगी तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। बाकी इसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम टाइप के लिखित वाले सवाल हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें करते हैं, कि ऐसे उम्र वाले भी है, अंश में इतना जोड़ दिया इतना घटा दिया क्या बनेगा, तो वो सारी चीजें जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो समझ में कम बैठेगा। तो इसलिए मैंने एकदम जीरो से शुरू करके मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ भी ना छोड़ूं। तो प्लीज आप इत्मीनान से एकदम इसको सारी बातें सुने। तो मैंने क्या बताया, ये रैखिक समीकरण युग्म का एकदम व्यापक रूप। व्यापक का मतलब यह है कि इन जनरल सब समीकरणों को हम इस रूप से लिख सकते हैं, और लिख दिया x का गुणांक है a1 b1 c1 ऐसे हैं। अब ये समीकरण युग्म को लिखने का तरीका हो गया, लेकिन यहां तक काम नहीं चलेगा। यदि समीकरण दे रखा है तो हमें करना क्या है, ये पता करना है। भाई उनका हल होगा नहीं हो पाएगा, वो आसानी से एक्स वाई के मान निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इसके लिए कुछ शर्तें दे रखी है। यदि वो शर्त फॉलो कर रहा है समीकरण तो उनका समीकरण हल हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए 3 शर्तें हैं कुछ। क्या क्या शर्तें, उसी के लिए मैं एक आपको बॉक्स बना रहा हूं, और वो क्या क्या चीजें, ये कंडीशन है। देखें, पहली बात, फर्स्ट, कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये क्या चीज लिख रहा हूं आप सोचो। जैसे x का गुणांक इसका और इसका x का गुणांक, दोनों का अनुपात निकाला जाए, फिर y के गुणांकों का अनुपात निकाला जाए, और यदि वो बराबर नहीं है, यदि वो बराबर नहीं आए, तो फिर उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो बीज गणितीय रूप, ग्राफीय रूप,
और समीकरण युग्म कैसे कहलाएंगे? ये कुछ बातें हैं। यदि a1/a2 और b1/b2 हमने करके देखा, पता चला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बीजगणितीय रूप ये कहता है कि इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का अर्थ समझ रहे हैं? अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, मतलब एक हल आएगा, एक पर्टिकुलर x का कोई एक मान निकल के आएगा, y का कोई एक मान निकल के आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं हो सकता उसका, इसी को बोले अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा कोई हल ना हो जिसका, उसी को अद्वितीय हल कहते हैं। तो क्या कब आएगा? जब a1/a2 और b1/b2 करें हम और वो बराबर नहीं आए, ठीक है, तब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। और जो ग्राफीय रूप देखेंगे तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा उनका कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं का निर्माण करेंगे। मतलब मैंने अभी बताया ये दोनों रेखिक समीकरण है, तो ये बात तो तय है, एक रेखा ये बन रही है, एक रेखा ये बन रही है, ठीक है। अब ऐसी कोई दो रेखा है, अब इनका मान लो अद्वितीय हल है, तो ये रेखा है, रेखा खंड नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाए। रेखा और रेखा खंड में फर्क है। रेखा मतलब दोनों सिरों की साइड में से ऐसी होती है, आपने देखा, इसका मतलब दोनों दिशाओं में फैल जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, तो फिर इनको आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इस दूसरी रेखा को जरूर काटेगा वो, और एक जगह ही काटेगा, ये भी तय है, एक जगह काटा, ये भी तय है। अब क्या वापस ये दोनों रेखाएं, ये इधर बढ़ गई, ये उधर बढ़ गई, अब चाहे कितनी अनंत में ले जाओ इसको, कितनी दूर ले जाओ भले बढ़ा के, अब कभी नहीं काटेंगी। ऐसा नहीं हो सकता ये रेखा यूं मुड़ जाए वहां काट दे, ये वो जब मुड़ गई तो फिर वो रेखा नहीं हुई, अब ये तो सीधी जाएगी, ये इधर गई वो उधर गई, अब कभी नहीं काट सकती, तो एक जगह ही कटेगा, एक जगह कटेगा तो इसका मतलब एक ही हल होगा, इसलिए इसको अद्वितीय हल कहा जाता है। और इन रेखाओं क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद रेखा है। तो एक बात समझ में आ गई, यदि कोई दो रेखाएं आपस में कहीं कट रही हैं तो उनका हल है, यदि वो नहीं कट रही तो फिर वो हल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो अपन आगे बात करते हैं। अब यदि यहां देखो, ये कंडीशन होने पर अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और जो समीकरण युग्म है वो संगत कहलाएगा, एक संगत समीकरण युग्म होगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है समीकरण युग्म कैसा है, तो आपको पता चल क्यों हल निकल रहा है, तो संगत समीकरण युग्म है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा सिस्टम क्या है, यदि मैं हमने a1/a2 किया, b1/b2 किया, मैंने बताया बराबर नहीं आए, ये तो हो सकता है क्या पता बराबर आ गए, मानो कि बराबर आ गए, a1/a2 बराबर b1/, एक स्थिति तो ये होगी बराबर नहीं आए, वो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये होगी कि बराबर आ गए। अब ये बराबर आ गए, जब से ये बराबर आएंगे तब हम c1/c2 भी करेंगे भाई। बराबर नहीं आएंगे तो फिर हमें c1c2 नहीं करना, लेकिन ये बराबर आ गए तो फिर हम c1/c2 करेंगे। अब एक स्थिति तो बनेगी कि ये बराबर नहीं आए, फिर एक स्थिति बनेगी ये बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम ये मान चल रहे हैं कि स्थिति बराबर नहीं आए, भाई ये बराबर आ गए तो फिर c1/c2 किया हमने, और ये बराबर नहीं है तो अब स्थिति में देखेंगे ये बराबर है केवल, तो ये बराबर होने पर स्थिति क्या होगी, इसके कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा भाई कोई हल, ऐसा क्या हो गया है बराबर आने से? बराबर आने से ये हो गया कि जो ग्राफीय रूप है इसका, वो कैसी रेखाएं बनेंगी? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बन जाएंगी। मतलब आप देखोगे यदि ये रेखा
ऐसे और ऐसे जा रहे होती, कितनी दूर बढ़ा दो अब इनको, फिर भले कितनी दूर ले जाओ, ये आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, और यदि ये काटेंगे नहीं तो हल होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हल तभी होगा जब ये रेखा एक दूसरे को काटेंगे, कहीं टच करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई कि काटने पर ही हल प्राप्त हो? इसके पीछे भी लॉजिक होता है, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है, ये रहे इसके, इसमें भी एक्स वाई है। हल क्या ढूंढ रहे हैं हम? दोनों एक्स वाईओ का एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे हैं। दरअसल हम हल में ढूंढ क्या रहे हैं? आप कह रहे इसका हल है, इसका हल नहीं है। हम दरअसल हल में ढूंढना क्या चाहते हैं? हम ढूंढना ये चाहते हैं कि दोनों रेखाओं में एक कोई कॉमन पॉइंट हो जहां एक्स और वाई दोनों मिले हैं। तो यदि वो काटेगा तो इसका मतलब यहां पर भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई है, इसका रेखा का और इस रेखा का भी एक्स वाई यही है, तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, वो ही दरअसल हल होगा। लेकिन जब ये आपस में कटेंगे नहीं तो फिर हल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब इसका यदि हल ही नहीं होगा तो ऐसा समीकरण युग्म हमेशा असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। असंगत समीकरण युग्म। बोलो बात समझ बैठ। ये जो मैंने सारणी बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बड़े ध्यान से चीज समझनी है। ये समझ आ गई, पूरा आपका तीसरा चैप्टर खत्म। और इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ABCD वाले, उसमें से ज्यादा निकल के आते हैं इस सारणी पर आधारित सवाल। तीसरी जो शर्त है अपनी, पहली शर्त ये हुई कि A1/A2 और B1/B2 हमने करके देखा, पता चला बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएंगे, प्रच्छेद रेखा हो जाएंगी, और चूंकि हल है इसलिए वो संगत समीकरण युग्म बन जाएगा। दोबारा करके एक बार देखा, जरूर नहीं वो मतलब बराबर नहीं आए, हो सकता है वो बराबर आ गए तो फिर C1/C2 करके देखा, वो बराबर नहीं आ रहे थे, वो बराबर नहीं आए तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समांतर रेखाएं बनेंगी और असंगत। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि A1/A2 किया बराबर आ चुके हैं B1/B2 के, या तो बराबर आएगा या ये बराबर नहीं होगा, नहीं होने पर ये बात आ गई, और बराबर आ गया तो फिर C1/C2 करेंगे, और C1/C2 बराबर नहीं आता है तो ये बात आ गई, और यदि वो बराबर आ जाता है तो अब क्या स्थिति होगी? अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल क्यों उसके प्राप्त हो सकते हैं? आप सोचो सर जी, आपने तो बताया दो रेखाएं एक जगह काट सकती हैं, दूसरी तो जगह कटेगा ही नहीं, तो फिर अनंत हल कैसे प्राप्त होगा? तो इनकी जो रेखाएं होंगी वो कहलाएंगी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, वो रेखाएं संपाती बनेगी। संपाती क्या होती है अब बताता। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें तो A1/A2 B1/B2 ये तो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं सारे, तो सारा बराबर आ रहे हैं, दरअसल एक जैसा समीकरण हो जाएगा दोनों। जब दोनों समीकरण सेम है तो इसका मतलब दूसरी लाइन जा रही है वो इसके ऊपर से जा रही है, इसके ऊपर होके जा रही है वो दूसरी लाइन। एक लाइन तो यहां है ऑलरेडी, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होके गुजर रही है, और जब ऊपर होके गुजर रही है तो वो कोई एक जगह काट रही है क्या? यहां भी टच कर रही है, यहां टच कर रही है, यहां टच कर रही है, तो सब जगह टच कर रही है। तो बहुत सारे हल हैं एक तरह से, उसके बहुत सारे हल हैं, इसलिए लिखे है उसमें अनंत हल। अब अनंत हल हैं, रेखाएं संपाती हैं, चूंकि हल संभव है इसलिए ये भी संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। संगत समीकरण युग्म होगा ये भी। पर हमें कौन सा वाला यूज करना है, क्या हम जरूर करें? जब हमें ये दो समीकरण निकाय दे रखे होंगे तो सबसे पहले ये चेक करना है इन तीनों कंडीशनों के हिसाब से कि A1/A2 और B1/B2 बराबर तो नहीं आ रहे। दोनों यदि दोनों स्थिति देखो बराबर आ रहे हैं, यदि बराबर आ रहे हैं तो हमें इनमें से कुछ नहीं कर सकते, न तो अनेक हल निकाल पाएंगे, अनेक हल तो बहुत सारे हल हैं, और कोई हल तो फिर निकाल ही नहीं पाएंगे हल, तो उनको हल नहीं करना है। इन दो कंडीशन में आने पर
समीकरण निकाय को हल नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, समीकरण निकाय को हल नहीं करना। इन दो कंडीशनों में हम हल नहीं करेंगे उसका, क्योंकि हल ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हमें हल केवल एक ही स्थिति में करना है, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तब हम हल करेंगे। ठीक है, अब ये तो पता चला कि हम कोई भी समीकरण युग्म को हम पहले चेक करके पता करेंगे कि इसका समीकरण हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब यदि हमें पता चल गया कि हल है, तो फिर कितने तरीके हैं समीकरण युग्म को हल करने के बारे में अब नेक्स्ट वो देखते हैं। आप जब तक ये उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उतारो। अब मान लो हमने उस सारणी की मदद से चेक किया कि भाई समीकरण युग्म का हल होगा या नहीं होगा, और हमें पता चल गया कि हल है। अब हल है तो फिर किस तरीके से हल करना है? तो दो समीकरण दे रखे हैं, मान लो आपका a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इनको हल करने की कौन कौन सी विधि प्रचलित है या अपने सिलेबस में है, वो मैं आपको बताता हूं। पहली नंबर विधि ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरे नंबर की विधि प्रतिस्थापन विधि, तीसरे नंबर की विधि विलोपन विधि, और चौथे नंबर की विधि है वज्र गुणन विधि। इसमें से शायद वज्र गुणन विधि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दी गई है। तो हमारे पास जब हमें पता चल गया कि इसके हल संभव है, और वो कब कब संभव होगा, कैसे पता चलेगा? जब मैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 करके देखूंगा और ये बराबर नहीं आएगा, तब ही ये विधियां काम आएंगी। यदि ये बराबर आ रहा है तो फिर इन विधियों में से कोई मतलब नहीं है कुछ करने का। ये बराबर नहीं आ रहे, तब हम यूज करेंगे ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, किसी में कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बात एक बार बता दूंगा कि करते कैसे हैं। आपको आना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में जो बच्चे मैथ लेंगे उसमें इस वज्रगुणन विधि का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि रहेगी वो विलोपन विधि, इसका यूज करना है। यदि कहीं नहीं दिया गया हो तो इस विधि से हल करो, कुछ नहीं दे रखा हो तो विलोपन विधि ही यूज लेंगे, और यदि पर्टिकुलर दे रखा है ग्राफीय विधि से हल करो तो ग्राफ से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो प्रतिस्थापन से करना है, और विलोपन से हल करो तो विलोपन से। नाम दे दिया जाएगा तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई नाम नहीं दे रखा तो सबसे बेस्ट तरीका अपन विलोपन विधि से हल करेंगे। अब इन विधियों के बारे में सीखते हैं, कैसे है, क्या तरीका है, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर की विधि अपनी ग्राफीय विधि, और आपके प्रश्नावली 3.1 के सवाल इस ग्राफीय विधि पर ही आधारित हैं। कुछ कुछ देखते हैं, है ना। उतार अब ये 3.1 का पहला सवाल देखें। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ऐसा लिखा हुआ। तो हल करने के लिए बोला है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो पहले तो समीकरण युग्म बनाते हैं, फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो
प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, एक 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उसमें क्या क्या दे रखा है, एक तरफ तो है लड़के, एक तरफ है लड़कियां। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियां y है। ये संख्या मानी है माना। दूसरी बात ये दे रखी है कि जो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहला, अब समीकरण बनाए पहले तो पहला समीकरण क्या बनेगा, दोनों का जो योग है टोटल कर दो, कितना दे रखा है 10, क्योंकि 10 लड़के लड़कियों ने भाग लिया। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा समीकरण, क्योंकि 2 बनाने पड़ेंगे, दूसरा बोला लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4। ये मतलब 4 अधिक है किससे, लड़कों से। तो एक बार समझे, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों को मैं 4 और जोड़ दूं तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसा कहें कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो लड़कियों में से लड़कों को घटा दे तो 4 आ जाएंगे। एक ही बात है ये बात। जैसे आप इसको कैसे भी समझ के बना सकते हैं, या तो ऐसे बनाए भाई लड़कियों की संख्या अधिक बता रहा है 4, तो लड़कियां तो है y, और इसमें से 4 माइनस कर दें, चारों को हटा दें तो लड़के आ जाएंगे, लड़के। यही समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। लेकिन हमें तो एक्स वाई के रूप में लाना है, इसको उठा के यहां लाओ, 4 को उधर ले जाओ, तो ये y माइनस एक्स बराबर 4, ये समीकरण बना सही रूप से दूसरा, यहां बना दो। तो अपन को एक तो इसको हल करना है और एक इसको हल करना है। देखो 2 समीकरण यूं बन गए। अब मैंने C1 को इधर नहीं लिया है, इधर रखे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। अब इसमें बोला ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं हम, पहले इस समीकरण का एक अपन डब्बा रूप में बनाते हैं, मान लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें x y के ऐसे मान रखने हैं जिनका टोटल 10 हो जाए, या x या y। माना एक बार x 0 है तो y 10, एक बार y 0 हो गया तो x का 10 आ जाएगा। सिंपल सा मैटर तो यही है मानने का। बाकी इसकी जगह 2 8 6 4 कुछ भी लिख सकते हो, 7 3, जैसा कुछ भी, जैसा आपको लगे उचित, कुछ भी बना के हम आराम से 2 मान निकाल लेंगे। दूसरे में देखें y माइनस एक्स बराबर 4, ऐसा लिया होगा, मतलब मैं y में से x को घटाऊं तो 4 आना चाहिए भाई। y में से x घटाएं तो 4 आना चाहिए। तो मान लो मैं x 0 ही रख दिया तो y का मान 4 ही आ जाएगा। x की जगह यहां 0 रख दिया तो y 4 आ जाएगा। और यदि y की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0, तो x बराबर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस एक्स बराबर 4, तो ये माइनस का 4 आएगा। अब इन दोनों से एक ग्राफ बनाना है तो वो समझे। मैं आज एक ही सवाल आपको बताऊंगा, क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ग्राफ ये एक बता दिया, दूसरा वाला जो सरल ही है, खास कठिन नहीं है, बाकी का अपन कल करेंगे। एक बार देख लो, ये x x डैश y y डैश, पहले ये वाला बनाए एक x 0 y 10 और y का मान 10 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, 1 पॉइंट तो हो गया ये। अब एक x0 y10 और x10 y0, तो एक यहां पे y बराबर भी 10 बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक ये बन गया। इन दोनों को मिलाना है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए। अब एक x0 y4, x0 y4, 1 2 3 4, ये रहा। y0 x माइनस 4, y0 1 2 3 4, y0 यहां पे हो गया, और x माइनस 4 ये हो गया। अब ये वाली लाइन को मिलाओ, ऐसे मिलेगी। तो ये लाइन आप देखोगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी। तो इस लाइन के ऊपर एक तो समीकरण लिखना है, y माइनस एक्स बराबर 4, ये तो इस लाइन का समीकरण है, और ये x प्लस वाई बराबर 10, ये इस लाइन का समीकरण है। अब जहां पर भी ये काट रही हो, जहां पर भी, उसको ऐसे मिलाओ, तो ये लगभग 1 2 3, या 3 पे आ रही है 3, और y का मान है 7, लगभग 1 2 3 4 5 6 7, कुछ सही से नहीं बैठ, 7 और 3 आपस में बैठेगा, ठीक है। 7 और 3 लगभग अपन से एग्जैक्ट बनाएंगे, तो ये मान x बराबर तो 3 और y बराबर 7 होगा। तो 7 और 3 तो 10 हो जाते हैं, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जहां पर ऐसे डिनोट करके ये पॉइंट आउट कोई करेंगे, और जहां ये बनेगा और इसको हम नापेंगे, तो यहां ऐसे 3 और 7, ये आपको बिंदु जो आपस में ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा निकालेंगे, तो यही हल हो जाएगा। और यहां पर फिर हल लिखा जाएगा ऐसे, हल x बराबर 3 y बराबर 7। लेकिन ये ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने से पहले आपको कुछ बात लिखनी है, वो लिखना है पैमाना। जब भी ऐसा ग्राफ बनाएंगे, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। इसका क्या मतलब है कि हम x अक्ष पर एक जो बड़े खाने को मान रहे हैं, वो एक इकाई के रूप में काउंट कर रहे हैं। मतलब एक इकाई, ये 10 4, ये क्या है, एक इकाई है, ना कि कोई सेंटीमीटर है, ना कोई मीटर है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इकाई के रूप में माना हुआ है, तो उसका मतलब एक खाने का मान एक इकाई है। हमें ये पैमाना हर बार लिखना होगा जब जब ये ग्राफ बनाएंगे। और ऐसे y अक्ष पर भी, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ऐसा लिखना है एक पैमाना। ये पैमाना जरूर लिखना है आपको, है ना। हर चीज के नंबर डिवाइड होते हैं। यदि ग्राफ पेपर आपके पास आएगा तो ग्राफ पे बनाओगे, इस समीकरण का लिखना, ये ऐसे x x डैश y y डैश, फिर जहां आएगा उसको ऐसे पॉइंट आउट करके और फिर ऐसे लिखना है हल, तो ये आंसर कहलाएगा एक्चुअली। तो देखो इसमें समीकरण, लड़के x 3 हो गए, लड़कियां y 7 हो गई। तो लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, दोनों का योग 10 है, बिल्कुल ही 10 है। हमारे समीकरण संतुष्ट हो रहा है, सही है। इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल है इसमें एक ग्राफ का, वो अपन कल बताते हैं, फिर बाकी के सवालों कल करेंगे। अब धीरे धीरे आप बाकी सारे सवाल आपसे होते चले जाएंगे, तो खास कठिन नहीं है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।